हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार सिंह आपका अपना चैनल स्मार्ट 97 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा 46 लेक्चर है और आज हम काकोरी कांड, सांदर्श हत्याकांड, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट इस सबको काफ़ी डिटेल में जानेंगे। लेकिन हम डिटेल में जानने से पहले थोड़ा इसको देख लेते हैं, इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 20वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक में क्रांतिकारी गतिविधियां कि 20वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक में क्या क्या गतिविधियां होता है। तो देखिए, असहयोग आंदोलन के पश्चात लोग क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित होने लगे। दोस्तों, हमने इससे पहले काफ़ी अच्छे से असहयोग आंदोलन और बहुत सारे आंदोलनों को देखा है और हम एक सीरीज के रूप में चल रहे हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको आज के वीडियो को समझने में और ज़्यादा आसानी होगा। देखिए दोस्तों, युवाओं को लगा कि सिर्फ हिंसात्मक तरीके से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, ऐसा युवाओं को लगने लगा था। ऐसे लोग क्रांतिकारी कदम उठाने लगे थे। परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी गतिविधियां दो धाराओं में बढ़ नहीं गया, दो धाराओं की ओर बढ़ने लगा। जैसे एक धारा कहाँ पे हुआ, जैसे कि पंजाब में एक धारा बहता है, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के क्षेत्रों में, और जो दूसरा धारा होता है वो बंगाल में बहता है। तो अब देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख कारण क्या क्या थे। कारण जान लेते हैं ताकि हमें इसको समझने में और ज़्यादा आसानी होगा। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्रमिक वर्ग और संघवाद का उदय हुआ। क्रांतिकारी ऊर्जा को राष्ट्रवादी क्रांति में मतलब कि जो क्रांतिकारी ऊर्जा था उसको राष्ट्रवादी क्रांति में युवा जो है वो लगाने लगे। ठीक है, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्रमिक वर्ग, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझे, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो श्रमिक वर्ग थे और जो संघवाद का जो उदय हुआ था, और फिर इसी वजह से जो क्रांतिकारी ऊर्जा था उसको राष्ट्रवादी क्रांति में ये सब लगाने लगे। ठीक है ना, राष्ट्रवादी यानी भारत को आज़ाद दिलाने के लिए इन्होंने सारी अपनी ऊर्जा लगा दी। 1917 की रूसी क्रांति, जिससे क्रांतिकारी चेतना से क्रांतिकारी गतिविधि कर स्वतंत्रता की मांग तेज हो गया। अर्थात जो 1917 में रूसी क्रांति, विश्व इतिहास में इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है ना, 1917 में जो रूसी क्रांति होता है, और ये जो क्रांति होता है, ये जो होता है ये रूसी क्रांति, ये साम्यवाद से प्रेरित होता है, जिससे क्रांतिकारी चेतना से क्रांतिकारी गतिविधि कर स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई। ठीक है, इसमें लेकिन एक बात था कि उसमें लोग स्वतंत्रता होने लगे और इससे क्या हो गया, इससे लोगों में एक चेतना का विकास हुआ। ठीक है, और फिर क्रांतिकारी गतिविधियां करने की इन्होंने सोचा, क्योंकि वो जो हुआ था 1917 में जो रूसी क्रांति, वो क्रांतिकारी गतिविधि का ही फलस्वरूप था। तो इसी वजह से भारत में भी स्वतंत्रता की मांग के लिए क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो गई। आप ध्यान से सुनिए बातों को। देखिए दोस्तों, नए साम्यवादी समूहों का उदय। ठीक है, नए साम्यवादी समूह, साम्यवाद हमने काफ़ी अच्छे से पिछले वीडियो में देखा है, साम्यवाद क्या होता है, और मार्क्सवाद उसी से रिलेटेड है। ठीक है ना, इसको हमने देखा था। समाजवाद, जो समाज के हाथों में सब कुछ होता है, से श्रमिक वर्ग को फायदा, ठीक है ना, जिससे स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा तेज हो गई। साम्यवाद में हमें काफ़ी अच्छे से, जैसे कि समाज में कोई राजा नहीं होगा, कोई अमीर ना, कोई गरीब नहीं होगा, सब समान रूप से होंगे, वो साम्यवाद था। और समाजवाद अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो इस सब वीडियो का अगर इस सबको आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को भी देखिए, ताकि ये वाला वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आने लगे। और दोस्तों, अगर एक बार फिर सबको बोलता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को स्मार्ट 97 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, हमारे हर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। और सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज या कोई पैसे या कोई नेट पैक नहीं लगता है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक स्वतः फ्री में हो जाता है। ठीक है ना, कई लोग डाउट में रहते हैं कि यार सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ सब्सक्राइब करते हैं, मैं भी कई चैनल को करता हूँ, आप सब भी कीजिए। ठीक है, क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें जैसे कि पत्र पत्रिकाओं, ठीक है ना, इसमें विभिन्न क्रांतिकारियों के त्याग एवं बलिदान के यहाँ पे गुणगान किया जाने लगा था। ठीक है ना, जिससे क्रांतिकारी चेतना का और ज़्यादा विकास हुआ। और त्याग बलिदान की कुछ प्रमुख पुस्तकें अगर देखें तो एक सचिन सान्याल की पुस्तक है, इसको आप थोड़ा सा रिमेंबर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। ठीक है ना, सचिन सान्याल की एक पुस्तक है बंदी जीवन। ठीक है, और शरद चंद्र चटर्जी का एक पुस्तक है, वो है पाथेर दाबी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछ देता है कि पाथेर दाबी के लेखक कौन है, तो अब आप समझ नहीं पाओगे कि कौन है। तो शरद चंद्र चटर्जी, आप थोड़ा नाम याद कर लीजिए। ठीक है ना,
इनका जो नाम है ये है शरद चंद्र चटर्जी, ठीक है। और ये जो इनका पुस्तक का क्या नाम है, पाथेर दाबी, ठीक है। अब बहुत ये जो है पुस्तक उस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था और इसी की वजह से यहाँ पे क्या हो गए थे, प्रतिबंध लग गए थे, ठीक है ना। बहुत प्रसिद्ध होने के कारण यहाँ पे इस पुस्तक में प्रतिबंध लग गया था। अब देखिए ये जो पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियां देखते हैं, ठीक है ना। पहला जो है जो लहर दौड़ता है वो पहला लहर हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि ये क्रांतिकारी गतिविधियों के क्या कारण थे, हमने कारण को जाना। अब जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था कि एक तो आपका ये पंजाब एवं बिहार में होता है और जो दूसरा होता है ये बंगाल में होता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है उसमें से हम अब देखेंगे ये आपका ये पंजाब में, ठीक है ना। पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में जो क्रांतिकारी गतिविधियां होते हैं इसको देखेंगे और अगली बार में इससे आगे जाने के बाद हम बंगाल के बारे में देखेंगे, बंगाल में कैसे लहर दौड़ता है। तो देखिए इस क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन कैसे होता है, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको HRA भी कहा जाता है, ठीक है ना। कई यूट्यूब में से कई टीचर हैं जो इसके बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे वीडियो बनाते हैं कि समझ नहीं आता है। और मैंने काफ़ी कुछ देखा वीडियो, तो इन सब को देखने के बाद मुझे लगा कि इसमें इतना कुछ नहीं है जितना इतना अच्छे से नहीं समझाया गया जितना से समझाना चाहिए। ये बहुत आसान है लेकिन उसमें किस तरह से समझाया गया है, यानी वीडियो में ना पता है यूट्यूब में पेड प्रमोशन होता है ना, इसी वजह से लोग क्या करते हैं यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद वीडियो को बार बार लंबा बनाने की कोशिश करते हैं, उसको शॉर्टकट में ना दिखा के उसको लंबा दिखाते हैं। इससे देखने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो एक बना था, ठीक है ना, ये कैसे बना था इसको देखेंगे कि जो नाम है इसका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA, ठीक है। तो जो इसका स्थापना हुआ था, ये जो है पंजाब, यूपी और ये बिहार में है, ठीक है ना। इसी लहर में ये स्थापना हुआ था और जो इसका स्थापना हुआ था आपका 1924 कानपुर में, ठीक है। 1924 कानपुर में इसका स्थापना हुआ था। थोड़ा रिमेंबर, वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। एक दो बार मन में सोचे कि कानपुर कहाँ पे है, हाँ वो, ठीक है ना, कानपुर समझ लिए कहाँ पे है। फिर 1924 में देख लिए, फिर हाँ 1924 में हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब होता है ये इसमें जो सदस्य होते हैं, ये जो सदस्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक है आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। और इसमें फिर सचिन सान्याल जी थे इसी में सदस्य, ठीक है। और फिर आपके योगेश चंद्र चटर्जी, ये बहुत सारे प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं, ये सब इसमें शामिल थे, ठीक है ना। और ये कानपुर में इसका स्थापना हुआ था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति से स्वतंत्रता प्राप्त करना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है ना। इसका जो उद्देश्य था इसको जान लीजिए। इसका जो उद्देश्य था, ये जो उद्देश्य था ये था, ये शब्दों को देखिए, ठीक है ना। ये सशस्त्र क्रांति, ठीक है ना, और स्वतंत्रता प्राप्त करना, यानी वैसे भारत तो ठीक है ना अंग्रेजों का उस समय अंग्रेजों के कब्जे में था, तो निश्चित रूप से इनका एक होगा स्वतंत्रता प्राप्त करना। और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इनको तो सशस्त्र क्रांति करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद फिर क्या होगा, जब स्वतंत्रता मिल जाएगा तो क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो यही सब है, ठीक है ना। तो इसी सब के स्थापना के लिए ये सब इन्होंने किया। और फिर आगे देखते हैं, इसमें काकोरी कांड बहुत इंपॉर्टेंट है। काकोरी कांड होता यूं है कि देखिए, इसको मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। 9 अगस्त 1925 को, ठीक है ना, इसी के समय, इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। 9 अगस्त 1925 में क्या होता है, ठीक है, 9 अगस्त 1925 के दिन देखिए सहारनपुर, ठीक है ना, सहारनपुर से लेके लखनऊ, आपका यूपी में, ठीक है ना, सबको पता है। तो सहारनपुर से लेके लखनऊ में एक ट्रेन लाइन, ठीक है, ये ट्रेन लाइन है आपका, ट्रेन लाइन, ठीक है ना। तो बीच में एक जगह है, ठीक है ना, काकोरी नाम का, ठीक है ना। काकोरी नामक स्थान पर क्या किया जाता है, ट्रेन को रोक लिया जाता है, ठीक है ना। काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोक लिया जाता है 9 अगस्त 1925 को, ठीक है ना। हम लगातार सीरीज के रूप में चल रहे हैं, देखिए, ठीक है ना, सीरीज है और इस सीरीज में इसी दिन ये होता है कि काकोरी नामक स्थान पे ट्रेन को रोक लिया जाता है, ठीक है ना। और काकोरी में रेल रोक कर जो रेल विभाग का जो खजाना होता है, रेल विभाग का खजाना जो अंग्रेजों का होता है, ठीक है ना,
अंग्रेज के समय तो अंग्रेजों का ही रेल था, ठीक है ना, उस समय तो उन्हीं का जो अंग्रेजों का जो खजाना था उसको लूट लिया जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसी कारण देखिए आगे ध्यान से सुनिए, इसी कारण जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, ठीक है ना, और ये आगे और है अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र बिहारी व रोशन सिंह, इन सब को फांसी हो जाता है इसी की वजह से, ठीक है ना। ये जो है काकोरी कांड की वजह से राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आपने सुना होगा। एक शायद इनका एक प्रसिद्ध रचना भी है, आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का। अब देखिए इसी वजह से जो अन्य 4 को, ठीक है ना, इनको तो फांसी हो गया, लेकिन और जो 4 थे उनको आजीवन कारावास हो गया और उन्हें अंडमान जेल भेज दिया गया, वहाँ पे अंडमान जेल उनको भेज दिया गया, ठीक है। और फिर और 17 लोग थे, ठीक है ना, और 17 लोगों को लंबी सजा हो गया इसी वजह से, काकोरी कांड की वजह से। और इसमें अभी आगे है चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है ना, इनका नाम बहुत फेमस है, सभी लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ जाना है, ठीक है ना, हम सब इनके बारे में बहुत पहले से जानते हैं। ये बहुत बड़े और क्रांतिकारी थे, ठीक है ना। तो जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, इनका कहानी यहाँ पे पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, फरार हो गए वहाँ से, तो ये भी उसमें शामिल थे और ये क्या हो गए, फरार हो गए, ठीक है ना। 1 सेकेंड, इसको मैं, ये फरार हो गए, ठीक है ना, ये फरार हो गए, ठीक है। अब फरार होने के बाद ये होता है कि काकोरी कांड में शामिल एक महान क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है ना, मैंने अभी आपको कहा था ना कि राम प्रसाद बिस्मिल जी का एक कविता आपको सुनाऊंगा, ठीक है, वो समय आ गया है। तो काकोरी कांड में शामिल एक महान क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल के कविता की कुछ लाइनें, ठीक है ना, आपको सुनाना चाहता हूँ। और इन्होंने इसे लिखा और मुकदमे के दौरान, ठीक है ना, इसे मुकदमे के दौरान सामूहिक रूप से गाकर इसे लोकप्रिय बनाया। उनका जब मुकदमा चल रहा था तब इन्होंने इसे गाया था और लोकप्रिय बनाया था दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ये कविता पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। यूँ था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। आगे है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों को आज जमघट कुछ एक कातिल में है। आगे देखिए सुनिए, है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, हम तो निकले ही थे घर से, हम तो निकले ही थे घर से बांध कर सर पे कफन, हम तो निकले ही थे घर से बांध कर सर पे कफन, जहाँ हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम, जिंदगी तो अपनी महमा मौत की महफिल में है, जिंदगी तो अपनी महमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा था मुझे ये वीडियो, ये मतलब ये सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा था, मैं ऐसे गुनगुनाते भी रहता हूँ इसे, ठीक है ना। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कम से कम सब्सक्राइब तो कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें भी सुनाइए, ठीक है ना, और लाइक कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए हमने जो महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी थे वो हमने अभी डिस्कस किया था कि वो फरार हो गए, ठीक है ना। और उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो बना था को पुनः संगठित किया, यानी उसको फिर से संगठित किया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव
और राजगुरु व अन्य क्रांतिकारी नेताओं ने साथ दिया उनका, ठीक है। और फिर दिसंबर 1928 में क्या होता है, फिरोज शाह में युवा क्रांतिकारियों की एक बैठक, माफ कीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो फिरोज शाह, ठीक है ना, वो एक जगह का नाम है फिरोज शाह, वहाँ पे युवा क्रांतिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई, ठीक है ना। और इस बैठक में ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो HRA था ना, हिंदुस्तान, आपका एस से हिंदुस्तान, आर से रिपब्लिक और ए से एसोसिएशन, तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था उसका नाम बदल कर, ठीक है ना, उसका नाम बदल कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, ये देखिए ध्यान से सुनिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात HSRA बनाया गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपका जो HRA का HSRA में कैसे मतलब परिवर्तन हुआ, ये एक बार इससे रिलेटेड ये थोड़ा सा फैक्ट है, मैंने ऐसे कोई सर थे शायद यूट्यूब में पढ़ाने वाले, तो उनका तो सीरीज के रूप में था ही नहीं वीडियो, आधुनिक भारत का इतिहास, तो समझ तो आता नहीं, ठीक है ना। तो फिर भी मैंने इसको एक बार देखा था, तो उन्होंने ऐसा बताया था कि जो पढ़ने वाला है ना वो और कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। वो अपना वीडियो को बढ़ाने के लिए, अपना TRP बढ़ाने के लिए मतलब स्टूडेंट के दिमाग के साथ खेलते हैं, तो ये शायद गलत है, ठीक है ना। आप देखिए कितना सिंपल है कि भाई HRA को HSRA में कैसे बदला, ठीक है। तो इस तरह से HSRA का बनाया जाता है, मतलब कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया जाता है। इन्होंने समाजवाद, ठीक है ना, इन्होंने समाजवाद जो है इसकी स्थापना को अपना लक्ष्य बनाया, ठीक है ना, अपना लक्ष्य बनाया, ठीक है। अब आगे और एक बहुत बड़ा कांड होने वाला है, ठीक है ना, उस कांड को देख लेते हैं, सैंडर्स हत्याकांड, ठीक है ना। क्या है सैंडर्स हत्याकांड, इसको देख लेते हैं पहले। तो लाहौर, ठीक है ना, लाहौर या दिसंबर 1928 में, कई स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि सर आप ये जो माउस है ना, ठीक है ना, इसको आप इतना बड़ा या रंगीन क्यों किए। तो मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँ ना, आपको चीज़ वहाँ पे दिख जाए, ठीक है ना, और मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे क्या समझा रहा हूँ, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसी वजह से मैंने ये सब किया है। ये तो बहुत छोटा सा होता और सफ़ेद होता, तो मैंने इसे जानबूझ के बड़ा कर दिया है, और इस तरह से मैंने यहाँ पे जब आप क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे एक आपको दिखाई देता है कि लहर सा होता है, ठीक है ना, दिखता है कि मैंने कहाँ पे क्लिक किया है। तो मैंने ये जानबूझ के सब सेटिंग किया था कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए सैंडर्स हत्याकांड, लाहौर दिसंबर 1928 में, ठीक है ना, ये लाहौर दिसंबर 1928 में होता है। और होता यह है कि 1928 में क्या होता है, तो साइमन कमीशन के भारत दौरे का विरोध, आगे पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में डिटेल से। जो हमारा 47 जो लेक्चर होगा वो क्रांतिकारी दर्शन का प्रतिपादन को पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसमें, और फिर बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को पढ़ेंगे, ठीक है ना, और चटगांव शस्त्रगार लूट को भी देखेंगे। लेकिन जो हमारा 48 लेक्चर होगा उसका मैं आपको टॉपिक बता दूं, उसका जो टॉपिक है साइमन कमीशन का विरोध, और उसमें नेहरू रिपोर्ट आता है, फिर जिन्ना के 14 सूत्री मांगे रखा जाता है। और फिर जो 49 लेक्चर होगा वो लाहौर अधिवेशन और स्वतंत्रता की शपथ, पूर्ण स्वराज मनाना 1930 वाला, ठीक है ना। तो ये हमारा सीरीज के रूप में जाएगा, ठीक है ना। तो अभी साइमन कमीशन को आगे और विस्तार से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 1928 में साइमन कमीशन के भारत दौरे का एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब कौन थे लिखा तो हुआ है, देखिए जो थे ये बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े नेता हैं लाला लाजपत राय जी, ठीक है ना। और ये क्या होता है, मतलब कि साइमन कमीशन के भारत दौरे का विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे शेर ए पंजाब अर्थात लाला लाजपत राय जी का लाठी चार्ज होता है, ठीक है, बहुत दुखद बात है, लाठी चार्ज होता है। और 1 सेकेंड, ठीक है, लाठी चार्ज होता है, और लाठी चार्ज होने से क्या होता है, लाठी चार्ज होने से ये देखिए 15 नवंबर 1928 को उनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। आपको कहानी स्पष्ट आ रहा है ना, ठीक है ना। साइमन कमीशन जो है वो भारत दौरा करने के लिए आते हैं, तो उनका विरोध होता है, और फिर विरोध होते समय जो लाला लाजपत राय जी थे उन पर लाठी चार्ज होता है, क्योंकि अंग्रेज उनका विरोध को दबाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लाठी चार्ज किया।
तो उसका जो नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय जी, उनका क्या होता है 15 नवंबर 1928 में मृत्यु हो जाता है लाठी चार्ज से, ठीक है ना। तो देखिए ये जो लाठी चार्ज होता है उसमें कौन शामिल था, सैंडर्स, यानी ये पुलिस सहायक कप्तान कौन था, सैंडर्स था, ठीक है ना, यहाँ पे शामिल था वो, ठीक है, ये शामिल था। तो अब इसी वजह से क्या होता है HSAR, हमने अभी पढ़ा ऊपर में, ठीक है ना, ये क्या होते हैं भड़क जाते हैं, ये जो होते हैं अभी और दिखा दूँ आपको, ठीक है ना, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तक आपको रिमेंबर भी हो जाए, ये क्या होते हैं जो भड़क जाते हैं। इसमें कौन थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद जी थे, ये सब क्या होते हैं भड़क जाते हैं। और फिर क्या करते हैं जो HSAR के जो नेता हैं वो 17 दिसंबर 1928 में, ठीक है ना, 17 दिसंबर 1928 में सैंडर्स जो है वो मतलब पुलिस सहायक कप्तान सैंडर्स है उसका हत्या कर देते हैं, इसी वजह से हत्या कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर और एक घटना है, ये होता है केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट, केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इसी वजह से आगे क्या होता है, एक तो यहाँ कहानी बता दूँ तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये सब गिरफ्तार हो जाते हैं, उन्हें फांसी भी हो जाता है, ठीक है ना। तो केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट होता है, ये 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है ना, ठीक है, एक मिनट, हाँ ये कभी कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है ना, 8 अप्रैल 1929 को है। अब ठीक है, ठीक है, तो सरकार ने 2 विधेयक बिल, ठीक है ना, इसको हम लोग पढ़ रहे होता है और 8 अप्रैल 1929 को, लेकिन अब इसको इसमें होता है कि इसको देखते हैं, इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि बैकग्राउंड में क्या होता है, ठीक है ना। तो सरकार ने 2 विधेयक यानी 2 बिल मजदूरों को परेशान करने के लिए लाता है, ठीक है ना। एक है ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल यानी कि व्यापार संबंधी है, व्यापार संबंधी है, व्यापार में विवाद हो तो उससे संबंधित था। और एक पब्लिक सेफ्टी बिल, 2 बिल सरकार लाती है, ठीक है ना। हम इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं क्यों यहाँ पे बम विस्फोट करते हैं, इसका बैकग्राउंड है, ठीक है ना। तो सरकार ने 2 विधेयक बिल मजदूरों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा था, एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और दूसरा पब्लिक सेफ्टी बिल, ये सरकार ला रही थी, जिससे मजदूरों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने सरकार इन बिल को पास करने की योजना बना रही थी। अर्थात सरकार चाहती थी कि मजदूरों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगे, ठीक है ना, और प्रतिबंध लगाने के लिए ही वो क्या करता है, वो सरकार क्या करते हैं बिल पास करना चाहते थे। तो इस बिल के प्रति विरोध प्रदर्शन करने हेतु भगत सिंह, ठीक है, नाम बहुत ही फेमस है, बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है ना, बहुत मेरे सबसे पसंदीदा क्रांतिकारियों में से ही एक हैं, ठीक है। और ये और बटुकेश्वर दत्त, ये 2, ठीक है ना। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को केंद्रीय विधानसभाओं में बम फेंकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। क्यों सौंपा गया दोस्तों, क्योंकि ये इसका विरोध, इस बिल का क्या करते थे, प्रति विरोध प्रदर्शित करना चाहते हैं, यानी इस बिल के प्रति विरोध प्रदर्शित करना चाहते थे, और इसीलिए वहाँ पे उन्होंने क्या किया, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का उत्तरदायित्व, क्योंकि क्रांतिकारी थे, ठीक है ना, क्रांतिकारी तरीके से अपना बातें रखने की उन्होंने योजना बनाई। और इसका उद्देश्य ये नहीं था कि किसी को हानि पहुंचाए, ठीक है ना, इसका उद्देश्य था कि बहरे को सुनाने जैसा, ठीक है ना, यानी बहरे को सुनाने जैसा, कि बहरे को सुनाना है, वो अंग्रेज सुन नहीं रहे थे तो उनको बम में, ठीक है ना, बम के माध्यम से सुनाना है कि ये गलत है, ठीक है ना। और ये किसी की हत्या करने का इनका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। मैंने एक चित्र बनाया है, केंद्र विधानसभा है, लेकिन ये ऐसे ही मैंने बना दिया है, ठीक है ना, इस पर मत जाइए। हालांकि मुझे पता है बहुत ख़राब पेंटिंग्स, हालांकि पेंटिंग्स तो अच्छा बनाता हूँ, लेकिन ये भी बहुत ख़राब पेंटिंग्स बनाया हूँ, क्योंकि पेंटिंग्स कोई भी अच्छा बना सकता है, बहुत धीरे धीरे समय दे के बनाओ, अच्छे से बन जाता है, ठीक है ना। तो होता ये है कि 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा कक्ष के खाली बेंचों में बम फेंका गया। जो भी खाली बेंच थे, देखिए ये जो विधानसभा होता है बहुत सारे सीट होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सीट होते हैं, तो ऐसे सीट, ऐसे बेंच जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं था, खाली बेंच था, वहाँ पे बम फेंका गया, ठीक है ना। और क्या करते हैं भगत सिंह और जो बटुकेश्वर दत्त हैं, ये आसानी से भाग सकते थे वहाँ से बम फेंकने के बाद, पर इन्होंने जानबूझकर खुद को गिरफ्तारी के देकर अदालत में अपनी विचारधारा का प्रसार करने का माध्यम बनाया। उन्होंने ये सोचा कि देखिए, अगर हम अपनी अपनी विचारधारा को अंग्रेज़ों के सामने, फिर अदालत के सामने, और उस अदालत के माध्यम से पूरे भारतवासियों के सामने अपनी विचारधारा को रखने का उनका एक बहुत ही अच्छा अवसर था।
और इसीलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने विधानसभा में क्या किया, बम फेंका और ऐसे जगह फेंका जहाँ पे किसी को नुकसान ना हो। और उसके बाद उन्होंने जानबूझकर, ठीक है ना, गिरफ्तारी दे दिया और अपनी विचारधारा को पूरे भारतवासियों के सामने रखा, ठीक है ना। और उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का भी नारा लगाया। ये बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं ये, ठीक है ना। आप सोचिए अभी अपने मतलब अपना विचारधारा को रखने के लिए उन्होंने कितना कुछ किया, ठीक है। तो वे लोगों को संदेश देना चाहते थे कि क्रांतिकारी गतिविधि, ठीक है ना, जो क्रांतिकारी गतिविधि का जो सजा है वो उसे भुगतने के लिए तैयार हैं, ठीक है। मतलब कि वो जो क्रांतिकारी कर रहे हैं हमारे भारत माता के लिए, हमारे भारत माता को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है ना, हम सब की सुरक्षा के लिए। देखिए अभी हम सब स्वतंत्र हैं तो इन्हीं सब की वजह से हैं, ठीक है ना। ये जो है चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, ये भगत सिंह हो गए, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और न जाने ऐसे अनेक सैकड़ों, हजारों, लाखों ऐसे क्रांतिकारी थे, नेता थे जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी, अपनी जान दे दिया, ठीक है ना। किस लिए? हम सबको आज़ादी दिलाने के लिए, ताकि हम सब सुखी से रह सकें, ठीक है। लेकिन होता यूँ नहीं है कि अभी तो आप देखते होंगे राजनीति में क्या होता है, ठीक है ना। एक पार्टी क्या करता है, दूसरा पार्टी क्या करता है, कितने भ्रष्टाचार होते हैं, बहुत कुछ अभी कितना गलत हो रहा है। तो इसी दिन के लिए उन्होंने ये सब नहीं किया था कि आगे जाके ये लोग नेता लोग ऐसे करेंगे, देश का ये हाल कर देंगे, ठीक है। मतलब भ्रष्टाचार करेंगे, कई सारे घोटाले करेंगे, इसीलिए उन्होंने आज़ाद नहीं किया था, बल्कि हम सब सुख से रहें, ठीक है ना, हम लोग अच्छे से हैप्पी से एक दूसरे की मदद के लिए रहें, हम सब एक दूसरे के लिए हों। इसीलिए ही इन्होंने हमारे भारत देश को, यानी हम स्वतंत्र हों, इसीलिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। आप देखिए कितना इमोशनल, ठीक है ना, कितना इमोशनल कहानी है ये सब। अगर आप एग्जाम की तैयारी ना भी करो ना, जो एग्जाम की तैयारी ना करता है आप उसे भी इसे भेजिए, वो इससे जाने कि आखिर होता हम भारत जो है वो स्वतंत्र कैसे हुआ, ठीक है ना। तो उन्होंने ये कहा था क्रांतिकारी गतिविधि जो है वो सजा, जो क्रांतिकारी गतिविधि जो करेंगे ना वो सजा को भुगतने के लिए तैयार है, वो संदेश देना चाहते थे और क्रांतिकारी को और बढ़ाना चाहते थे, ठीक है ना, ताकि हमारा भारत देश स्वतंत्र हो, ठीक है, ताकि भारत बाद में जनता पर जुल्म ना हो। इसलिए वे जानबूझ के, अगर देखिए अगर वो गिरफ्तार नहीं होते तो बेचारे जनता और किसी पे भी जनता पे उनका गुस्सा उतारा जाता। तो इसलिए उन्होंने जानबूझ के जुल्म ना हो, इसलिए उन्होंने वे जानबूझ के गिरफ्तार हो गए, ठीक है। सरकार ने सबको पकड़ लिया सिवाय चंद्रशेखर आज़ाद को, क्योंकि इस समय ये फरार हो गए यहाँ से भी, और ये चाहते थे कि वे अंग्रेजों को पूरी तरह से खदेड़ दें, ठीक है ना। तो इसी वजह से वो जानबूझ के फरार हो गए, ताकि और फिर से जो लोग संगठित, देखिए अब सबको पकड़ लिए गए तो फिर ये जो है क्रांति तो दब सकते हैं ना, तो ये और आगे जाके क्या करना है, इनको संगठित करना है, ठीक है ना, और क्रांतिकारी करना है, मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन तो करना है और बहुत बड़े बड़े काम करने हैं इनको, ठीक है। अब और एक नाम है, देखिए जतिन दास जी, ठीक है। पहले ये शहीद बने, ठीक है ना, मतलब कि क्या हो गया वहाँ पे बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है ना। तो जतिन दास जी थे वो पहले शहीद बने इस कांड की वजह से, और ये जेल में भूख हड़ताल किए, भूख हड़ताल कर दिए। आपने भगत सिंह का देखा होगा, एक फिल्म था, मूवी था भगत सिंह का, उसमें जतिन दास जी का भी रोल था, अजय देवगन थे शायद उसमें। और उसमें किस तरह से भूख हड़ताल होता है और फिर 64 दिन बाद जतिन दास जी का भूख हड़ताल से क्या होता है, वो शहीद हो जाते हैं, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ वो क्या करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। काफ़ी इमोशनल, ठीक है ना, पता इमोशनल मुझे बहुत, मैं खुद इमोशनल हो गया, आपको क्या पढ़ा मुझे, ठीक है ना। मतलब अभी चलिए ठीक है पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो हो चुका है तो ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को ना हर किसी के पास सेंड करो, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके भाई हैं, बहन हैं, वो देखें, इसको देखें, जाने कि हमारा भारत देश कितना ज़्यादा, हमारे भारत देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हो गया है, कितना लोग कितने शहीद हुए हैं हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए। उस समय देखिए कितना ज़्यादा अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया। अब जब भगत सिंह का मूवी देखेंगे ना तो आपके आँख में आंसू आ जाएंगे, ठीक है, मेरे आँख में भी आ गए थे, ठीक है। अब देखिए 23 मार्च 1931 को क्या होता है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी हो जाता है, वो भी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाकर, ठीक है।
आगे देखिए, उस समय सभी क्रांतिकारी बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी, और जो भगत सिंह थे वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। महात्मा गांधी से भी ज़्यादा प्रसिद्ध थे भगत सिंह उस समय, ठीक है ना। भगत सिंह का नाम तो हर जुबां पर था। इसके बलिदान से पूरा देश स्तब्ध हो गया था। बच्चा बच्चा इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, ठीक है ना। ये भगत सिंह बहुत ज़्यादा फेमस थे, और ये एक तरह से कहा जाता है कि ये जो बड़े बड़े नेता थे ना, जैसे कि महात्मा गांधी, इनसे भी ज़्यादा ये प्रसिद्ध थे भारत में उस समय। यानी हर बच्चे के नाम पे, हर किसी के नाम, हर किसी के जुबान पे इन्हीं का नाम था, भगत सिंह का नाम था। उस समय का माहौल, काश में उस समय का माहौल आपको दिखा पाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है ना। ये सब मूवी में कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। आप मूवी देखे होंगे तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए मूवी। एक ज़्यादा नहीं, आप यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए, या तो आपको हॉटस्टार में अगर आपने पैक ले लिया है तो उसमें देख लीजिए, ठीक है ना। उसमें जो सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो उसमें जाके भी देख सकते हो, और यूट्यूब में आप पेमेंट करके भी देख सकते हो, जो आपको रेंट में मिलता है देखने के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और अगर किसी दोस्त के पास हो तो आप उससे भी लेके देख सकते हो। आगे देखते हैं, ठीक है। भावुक नहीं होना है, ठीक है ना, आगे तैयारी करना है, ठीक है। तो अब देखिए, दिसंबर 1929 में क्या होता है। चंद्रशेखर के नेतृत्व में पंजाब के निकट लॉर्ड इरविन के ट्रेन को जलाने का प्रयास किया। फिर चंद्रशेखर जो वहाँ से फरार हो गए थे, उन्होंने उनके नेतृत्व में, देखिए एक बार और बता दूं, ये जो फांसी हो गया ना भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को, तो इनको फांसी होने से पहले, ठीक है ना, अभी देखिए महात्मा गांधी का जब आगे पढ़ेंगे तो उनका भी रोल है उसमें, कि किस तरह से महात्मा गांधी के सामने जो वो आगे जो है गांधी जी का जो 11 सूत्री मांगे थे ना, ये लेक्चर 50 में है। मैंने सभी का पीडीएफ बना लिया है, तो आपको मैं देख के ही बता रहा हूँ कि लेक्चर 50 में जो 11 सूत्री मांगे हैं ना गांधी जी का, और गांधी इरविन जो समझौता होता है, यानी गांधी जी 11 सूत्र मांग करते हैं और गांधी इरविन समझौता होता है, तो उसमें ये एक मांग रहता है कि इन सबको क्या किया जाए, आज़ाद किया जाए, इन सबको छोड़ दिया जाए, फांसी ना हो, ठीक है ना। लेकिन जो इरविन थे वो क्या करते हैं, नहीं मानते हैं बात को, वो कहते हैं कि भगत सिंह सुखदेव को फांसी होना ही चाहिए, राजगुरु, ये अंग्रेज अधिकारी इरविन बोलते हैं। तो फिर गांधी जी उसमें हस्ताक्षर कर देते हैं। तो आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या कहानी में कैसे मोड़ आया है, कैसे क्या है, तो इसको मतलब जब समय आएगा ना तब उसको देखेंगे, ठीक है ना। अभी हमें क्या देखना है, अभी हमारा जो लेक्चर है वो, अभी जो हमारा लेक्चर है ये है हमारा 46 लेक्चर। इसमें हम काकोरी कांड, सारनाथ हत्याकांड को देख चुके हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन देख चुके हैं, केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट भी देख चुके हैं, ठीक है। और जो हमारा 47 लेक्चर होगा उसमें हम क्रांतिकारी दर्शन का प्रतिपादन जो भगत सिंह द्वारा किया गया था, ठीक है ना, जो क्रांतिकारी है क्या, इस विषय पर काफ़ी अच्छा लेख है उनका, उसको संक्षिप्त में देखेंगे। और फिर बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां, जो हमने अभी पहला स्टार्ट किया है यूपी में, बिहार में, ठीक है ना। अब हम पंजाब में ये था, और अभी दूसरा जो है बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधि, उसको अगले 47 वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और 48 जो वीडियो होगा वो होगा साइमन कमीशन का विरोध। हमने अभी देखा साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा, तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल में जानेंगे। और फिर नेहरू रिपोर्ट क्या था, और फिर जिन्ना के 14 सूत्री मांगे क्या थी, और ऐसे मांगे थी ना कि वो भारत का विभाजन जैसा ही था, ठीक है। तो उसे ना मानना और कितना मानना, है सबको अच्छे से एनालिसिस करेंगे। फिर हमारा जो 49 वीडियो होगा वो होगा लाहौर अधिवेशन, और जो स्वतंत्रता की शपथ कहाँ पे लिया जाता है, झेलम होता है, रावी नदी, जो भी है आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे तिरंगा फहरा जाता है 1930 के समय, ठीक है ना, तो उसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे। और फिर ये है जो हमारा जो 50वां वीडियो होगा उसमें हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन, जिसमें नमक सत्याग्रह होता है, दांडी यात्रा होता है, और गांधी की 11 सूत्री मांगे होती हैं, गांधी इरविन समझौता है, उसको भी देखेंगे। तो आप ये सब देखना है, सीरीज में देखना है, तो आपको समझ में आने लगेंगे, ठीक है ना। तो मैं अभी भी कहता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी इसका लाभ ले पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हाँ, दिसंबर 1929 में हमने देखा कि लॉर्ड इरविन के ट्रेन को जलाने का प्रयास किया, ठीक है। फिर आगे ये होता है कि देखिए फरवरी 1931 को क्या होता है, तो चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में चारों तरफ से घिर जाते हैं। फरवरी 1931 में क्या होता है, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो मुठभेड़ में चारों तरफ से घिर जाते हैं, और अंग्रेज द्वारा वो घिर जाते हैं, ठीक है।
फिर चंद्रशेखर आज़ाद क्या करते हैं, अंतिम गोली, उनके पास एक ही गोली बचता है, वो काफ़ी कुछ अंग्रेज़ों के साथ फाइटिंग करते हैं, यानी गोली चलाने वाला, ठीक है ना, उधर से गोली आता है, फिर इधर से गोली जाता है, और फिर कई अंग्रेज सैनिक मारे जाते हैं, फिर इनके कई साथी मारे जाते हैं, और फिर अंत में क्या होता है, चंद्रशेखर आज़ाद घिर जाते हैं चारों तरफ से। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ये जानते थे कि अगर फ्यूचर में अगर मैं कभी अंग्रेज़ों के साथ मैं घिर जाऊँ तो मैं अंग्रेज़ों के हाथों ना मरूँ, ठीक है ना। वो चाहते थे कि मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ और मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, इसलिए देखिए वो आज़ाद थे, ठीक है ना। वो चाहते थे कि उन्हें कोई पकड़ ना पाए, और इसीलिए वो चाहते थे कि वो उन्हें कोई पकड़ ना पाए, तो उन्होंने हमेशा एक गोली अपने पास एक्स्ट्रा रखे रहते थे ताकि उन्हें कोई पकड़ ना पाए, और उन्होंने ऐसे ही किया। जो एक गोली जो अंतिम बचा था, देखिए अगर ये पकड़ा जाते तो क्या होते, अंग्रेज इन्हें लेते, इन पर राजनीति होता, ठीक है ना। और फिर क्या होता है कि ये जो अपने आप को आज़ाद कहते थे, क्योंकि देखिए भारत को आज़ाद दिलाना था, तो इसलिए वो आज़ाद अपने आप को कहते थे, और वे आज़ाद भी थे, उन्होंने कभी अंग्रेज़ों के हाथों भी नहीं आए, ठीक है ना। और इसी वजह से वे अंतिम समय में जब उनके पास एक ही गोली बचता है और चारों तरफ से अंग्रेज घिरे जाते हैं, यानी उनको घेर लेते हैं, तो वे एक एक जो गोली होता है उसको अपनी कनपट्टी पे मार के वो शहीद हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। पीपल का पेड़ होता है, मैं ठीक है ना, वहाँ पे वो घिर जाते हैं। तो ये था उनका विचार, ठीक है ना। बहुत क्रांतिकारी थे, बहुत ही पसंदीदा हैं, ये भी सबके पसंदीदा हैं, ठीक है ना। और ये इनका स्टोरी है, ठीक है ना। आगे देखेंगे अगर इनके बारे में कुछ और स्टोरी आता है तो मैं, देखिए कई स्टूडेंट अभी बोलेंगे कि आप इन पे एक अलग सेपरेट वीडियो बनाइए, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें हमारा जो लक्ष्य है ना उस पर हम लोग को जाना है। अब इनके बारे में इतना कुछ नहीं जानना है, ठीक है ना। इनके बारे में इतना जानना है कि इनका जो योगदान था, ठीक है ना, इनका क्या योगदान था। तो देखिए इन्होंने किस तरह से कई सारे, हमने देखा कि जो हमने देखा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, फिर आगे फिर जाके कैसे स्थापना करते हैं, कैसे उसमें शामिल होते हैं, कैसे वे कितने ज़्यादा शानदार हत्याकांड होता है, फिर काकोरी कांड होता है, केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट होता है, इसमें शामिल होते हैं वे, और फिर किस तरह से वे बहुत ट्रेन लूटते हैं, ठीक है ना, काकोरी में। और भी बहुत कुछ है उनके बारे में जो हमने अभी डिस्कस किया है, और ये अंत में शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक होगा वो बंगाल क्रांतिकारी गतिविधि के बारे में होगा। तो ये अभी ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, और काफ़ी समय हो गया है, पता नहीं चल रहा है कि 37 मिनट 28 सेकेंड, हाँ 37 मिनट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये अब देखिए ट्रिक देखते हैं, एक छोटा सा ट्रिक। अब आप बोलोगे कि सर आप तो याद दिला रहे, तो हर वीडियो में यही तो बोलता हूँ कि नहीं, इस कहानी को याद करना है हमें, ना कि किसी चीज़ को। देख कहानी का छोटा सा चीज़ भी अगर हमें याद हो जाए तो पूरा कहानी याद हो जाती है। तो इसी वजह से देखिए ट्रिक जो है, 9 अगस्त को 25 बार काकोरी कांड हुआ। ऐसा नहीं है, ऐसे आप किसी को अपने दोस्तों को बोलिए, ठीक है ना, एक दो बार अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, आप जैसे अपने फैमिली में जितने सदस्य हैं सबके सामने जाके एक बार बोलिए कि ये हो गया 9 अगस्त 1925, हाँ 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, तो इसीलिए 9 अगस्त को 25 बार काकोरी कांड हो गया। ऐसा बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हो गया। और फिर क्या होता है, 8 अप्रैल को 29 बार बम फेंका गया। 8 अप्रैल 1929 को क्या होता है, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया, ठीक है ना, इसीलिए ये है। और फिर जबकि 23 मार्च को 3 को एक साथ, आपको पता है 3, ठीक है ना, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये 3 थे, तीनों को एक साथ फांसी होता है, ठीक है ना। देखिए 23 मार्च को, ठीक है ना, ये तो 3 एक, ठीक है ना, तो इनको 23 मार्च को 3 को एक साथ फांसी हो गया, यानी 23 मार्च 1931, ठीक है ना। ये अच्छा है ना, देखिए 23 मार्च 1931, अब ये 31 हो गया यहाँ पे, देखिए 31, आपको ये याद हो जाएगा कि कब होता है। अभी देखिए 23 मार्च को 3 को एक साथ फांसी हो गया, मतलब 3 एक महीने 1931 को इनको फांसी हो जाता है। तो काफ़ी उतना भी आपको नहीं करना है कि सबको रट्टा मार दे, आपको कहानी तो पता है, ठीक है ना। अब एक दो शब्द आपको याद करना है, जैसे कि 1925 में क्या हुआ था, 1929 में क्या हुआ था, या फांसी कब हुआ था। तो ये सब, हालांकि देखिए 23 मार्च को हम सब अभी भी मनाते हैं, ठीक है ना, इनका शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपको पता ही होगा ये सब, इसको आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, आपको रिमेंबर ही है, ठीक है ना। व्हाट्सएप में, फेसबुक में काफ़ी इसके पोस्ट आपको मिलते होंगे देखने को। तो अब देखिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 1931 को हुआ था, तो ये 3 को एक साथ, यानी 3 एक साथ, ठीक है।
तो ये हमारा जो है ये जो हमारा ट्रिक नंबर 47 था, ठीक है। ये जो हमारा था, ये हमारा ट्रिक नंबर 47 था और हमने काफ़ी सारे ट्रिक्स कवर किए हैं, ठीक है ना। अभी तक ये हमारा 47 है, तो हमने पिछले काफ़ी सारे ट्रिक को कवर किए हैं और आगे भी बहुत सारे ट्रिक कवर करेंगे। और हर वीडियो में एक गेम खेलते हैं, तो चलिए माइंड फ्रेश, ठीक है ना, एक गेम हो जाए, कौन बनेगा करोड़पति। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे हमारा 72 क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है ना, प्रश्न नंबर 72। ये था पाथेर दाबी किसकी रचना है। मैंने इस पर काफ़ी अच्छे से आपको समझा कि ये किसकी रचना है। ए सचिन सान्याल, बी शरद चंद्र चटर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी बंकिम चंद्र। मैंने इसको आपको काफ़ी अच्छे से बताया है, ठीक है ना, कि पाथेर दाबी किसकी रचना है। और ये 2 लोगों का रचना आपको बताया था, तो आपको इसका उत्तर कमेंट में देना है। फिर भी मैं इसको आपको बता देता हूँ उत्तर, लेकिन आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ। आप अपने पूछ कीजिए वीडियो को, या तो आप वीडियो चलते हुए भी आप जाइए कमेंट पे और कमेंट कीजिए कि क्या उत्तर है, ताकि आपको भी आभास हो कि आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना। तो मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ। जी हाँ, इसका जो आंसर है वो है बी। क्या है? शरद चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। ये था इनका। तो एक बार आपको दिखा भी दूं वापस जाके, क्योंकि शायद आप कंफ्यूजन ना हो। और जो भी 2 थे, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे है, 1 मिनट, ठीक है ना, इसको कट कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये 1 सेकेंड, ये देखिए, ये सचिन सान्याल जी का बंदी जीवन था और शरद चंद्र चटर्जी का पाथेर दाबी था। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये है, आपको दिखा ना। तो ये था इसका उत्तर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारे स्मार्ट 97 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी क्लिक करना है, तभी ना हम आपके तक पहुंच पाएंगे। बेल आइकन ऐसे है, आपको क्लिक भी करना है। और हमारे वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना है, अगर पसंद नहीं आता तो फिर आप डिसलाइक करने का आपको हक है। लेकिन जब आप डिसलाइक करते हो तो एक रिक्वेस्ट है कि आप ना उसका रीज़न भी बताओ कि उसमें क्या कमी रह गया है कि आपने इसको डिसलाइक किया है, ठीक है, ताकि हम इसको सुधार कर सकें। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हम आपको वीडियो दे रहे हैं ना, वो काफ़ी अच्छा हो। और देखिए, यूट्यूब में तो आपको पैसे नहीं लगते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो फीस नहीं दे पाते हैं, बहुत लाखों स्टूडेंट हैं जो फीस की वजह से कोचिंग नहीं कर पाते हैं, स्टडी नहीं कर पाते हैं, यूट्यूब में उन्हें अच्छा मटेरियल नहीं मिल पाता है। तो हम उन्हीं सबको देख के हमारा जो टीम है ये चाहता है कि हम आपके आपको और भी मटेरियल दें। तो अभी हम इकोनॉमी के ये जब ख़त्म होता है इसका सीरीज, तो इकोनॉमी पे बनाएंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस जो एम लक्ष्मीकांत है उन पे भी बनाएंगे। और फिर जितने भी मटेरियल हैं, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड हो या कला एवं संस्कृति से रिलेटेड हो या करंट अफेयर से रिलेटेड हो, सबके वीडियो इसमें अपलोड होने वाले हैं। तो आप हमारे स्मार्ट 97 चैनल को फिर अगेन कह रहा हूँ, ठीक है ना, कि आप स्मार्ट 97 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ हिंदी मीडियम वालों को ही करना है। हालांकि मैं हिंदी माध्यम का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे हिंदी में बोलना काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ये अगर आप इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट तो भी आपको शायद हिंदी तो समझ में आता ही होगा, तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है ना, अपने अनुसार नोट उतार लीजिए। लेकिन हिंदी माध्यम वालों के लिए काफ़ी अच्छा अवसर है और ये इसे हाथ से जाने ना दें। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों को भी सेंड करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।